नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित श्रीवास्तव आप सभी का कानून सीखो चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रह रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे, इससे हमें एक प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने के। और मैं अच्छा प्रयास करता हूं, हम लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके दिया जाए, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो, क्योंकि आप सफलता प्राप्त करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है कि आप सफल हो जाएं। और इसीलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को, जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान हो जाए और जो घर बैठे तैयारी करने में सफलता प्रदान कर सके। तो हम आपको इंडियन पिनल कोड 1860 पढ़ाएंगे। और इंडियन पिनल कोड जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये पिनल कोड है। पिनल कोड का मतलब होता है पनिशमेंट रिलेटेड कोड। पनिशमेंट किस तरीके के पनिशमेंट और किसको पनिशमेंट? तो पनिशमेंट वैसे लोगों को जो क्राइम करते हैं। क्राइम की डिफिनेशन मैं आगे चल के बताऊँगा। तो जो लोग सामाजिक स्तर पर क्राइम करते हैं उनके लिए एक पिनल कोड बनाया गया है, जिसमें उस क्राइम की डिफिनेशन भी दी हुई है, साथ ही साथ उसमें उसके लिए पनिशमेंट भी दिया गया है। ये पिनल कोड जो है मैकाले के द्वारा बनाया गया था। मैकाले जो एक ब्रिटिश गवर्नर थे, और इन्होंने 1833 ईस्वी में एक ड्राफ्ट बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन गए, इंडिया में कानून पिनल कोड बनाने के लिए। और उन्होंने एक लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की थी 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जो लॉ कमीशन की स्थापना की थी, उसी में वे पहले चेयरमैन उस लॉ कमीशन के थे। उन्होंने अपना पहला पिनल कोड के लिए ड्राफ्ट जो था वो पेश किए थे 1837 ईस्वी में लॉ कमीशन के अंदर। लॉ कमीशन में जब पेश किए थे तो पूरी तरीके से पास नहीं किया गया था। वो पास कब हुआ? जब एक बार फिर से रिवाइज्ड हुआ, तो वो 1860 ईस्वी में गवर्नर लेजिस्लेशन के द्वारा वो पास हो गया था। और उसके बाद से ये अप्लाइड भी हो गया था। अप्लाई कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी। ये 6 अक्टूबर 1860 आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा, क्योंकि इंडियन पिनल कोड इसी डेट को इन्फोर्सेबल हो चुका था। अब बात आते हैं कि इंडियन पिनल कोड में पिनल कोड जो है, ये भारतीय शासन व्यवस्था में क्या 1860 से पहले थे या नहीं थे? तो ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय शासन व्यवस्था में पिनल कोड कभी भी नहीं थे। अंग्रेज़ों से पहले सल्तनत काल थी। सल्तनत काल जैसे मुग़लों का शासन था, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश थे, मतलब जितने भी बाहरी मुस्लिमों का आक्रमण था, और जो बाहरी लोग थे भारत में शासन 800 सालों तक किए, जैसा आप लोग सभी जानते हैं हिस्ट्री में। उनसे पहले यदि शासन व्यवस्था में आए तो पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त, ये सब लोगों का शासन व्यवस्था था। और इन सबों में सामाजिक तौर पर कभी भी क्राइम की लिखित वर्णन नहीं मिलता है आपको इतिहास में। आप इतिहास कभी भी उठा करके पढ़ेंगे तो इसमें क्राइम, सामाजिक तौर पर जो क्राइम आज के दौर में हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कभी कोई क्राइम के इतिहास में वर्णन नहीं मिलती है। तो ये क्राइम कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में हम जानना नहीं चाहेंगे, और नहीं आपको मैं बताने वाला हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और ये बताना चाहेंगे कि इंडियन पिनल कोड जो मैकाले ने बनाया, वो कहाँ से बनाया? वो हाउस ऑफ कॉमन्स गए, वहाँ से स्कैटर्ड रूप में जो तरह तरह के क्राइम से रिलेटेड डिफिनेशंस थे और उसके रिलेटेड पनिशमेंट थे, उन सारे पनिशमेंटों को एक साथ एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद जब रिवाइज्ड किया गया, तो रिवाइज्ड में मॉडर्न पद्धतियों के जरिए जो जो रिपील करने वाले उसमें सेक्शंस थे या यो सेक्शंस थे, उनको रिपील किया गया और नए सेक्शन उसमें इंक्लूड किए गए। ये इंक्लूड करने के बाद ये पूरे तरीके से इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्टिंग तैयार किया गया था। कारण यही है कि इसको कोड कहा जाता है। बाकी आप एक्टों को देखेंगे, जितने भी एक्ट बने हुए हैं उनमें एक्ट लिखा रहता है, इसमें कोड लिखा रहता है। इसका कारण यही है क्योंकि ये ऑलरेडी किसी न किसी रूप में वो विद्यमान थे। उनको सिर्फ एक गेट टुगेदर किया गया, मतलब एक जगह व्यवस्थित किया गया, और उसमें कुछ जो सेक्शंस थे या कुछ जो ये कह सकते हैं क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट थे या फिर क्राइम से रिलेटेड जो डिफिनेशंस थे, उनको मॉडिफाई किया गया और उसके जगह पर एक नया सेक्शंस को डाला गया। तो इसी कारण से इनको कोड भी कहा जाता है। और उसी दौर में, जिस समय ये आईपीसी बन रहा था, उसी दौर में
आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, इसके विषय में मैं बताऊंगा आपको। तो सब्सटेंटिव लॉ है और इसको एक समाज में किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, किस तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी इसके के लिए एक सीआरपीसी बनाया गया, प्रोसीजरल लॉ बनाया गया। तो दोनों चीज़ जो सीआरपीसी और आईपीसी हैं एक ही समय बनाया गया था और एक ही टाइम में दोनों पास भी हुए थे 1860 ईस्वी में। सीआरपीसी और आईपीसी दोनों मिलकर एक क्रिमिनल लॉ कहलाते हैं। आगे चलते हैं। लॉ दो प्रकार के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ किसको कहते हैं और प्रोसीजरल लॉ किसको कहते हैं? तो सब्सटेंटिव लॉ एक तो सिविल में होता है और एक क्रिमिनल में होता है। तो सिविल में जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं उसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की हुई होती है, और दूसरे जो क्रिमिनल लॉ के सब्सटेंटिव लॉ होते हैं उसमें क्राइम एंड पनिशमेंट की बात की हुई होती है। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि क्राइम एंड पनिशमेंट की जहाँ बात की गई होती है वो सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं, वो क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? तो प्रोसीजरल लॉ एक सेट ऑफ द एक प्रोसीजर का एक सेट है जो किसी भी सब्सटेंटिव लॉ को मेकिंग करने में, एडमिनिस्ट्रेटिंग करने में, इन्फोर्सिंग करने में ये सहायता प्रदान करता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ को किस तरीके से प्रक्रियाबद्ध तरीके से इसको इन्फोर्स समाज में कराया जाएगा, ये काम प्रोसीजरल लॉ करता है। तो अब हम बात करते हैं आईपीसी के ज्यूरिसडिक्शंस की बात करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन, ये ज्यूरिसडिक्शन जो है आईपीसी का वो कहाँ है? तो जब सेक्शन 1 आप आईपीसी का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये ज्यूरिसडिक्शन है होल ऑफ द इंडिया पे, टेरिटरी ऑफ इंडिया पे लगता है एक्सेप्टेड जम्मू एंड कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड हो गया है, चूँकि धारा 370 वहाँ का हट गया है तो वो दोनों इंक्लूड हो गया। पहले वहाँ क्या होता था कि आईपीसी की जगह पर रणवीर पीनल कोड लगता था और दोनों सेम ही था, सिर्फ नाम का अंतर था। ठीक है, तो अब वहाँ आईपीसी लगने लगा है। तो ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से कहाँ तक आता है पीनल कोड का? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया कहने का मतलब इंडिया कहाँ है? क्या 29 स्टेट जो हम देखते हैं सिर्फ वही इंडिया है और सिर्फ आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन है? तो ऐसा नहीं है। ज्यूरिसडिक्शंस इंडिया का, एक तो इंडिया का भूभाग, ठीक है, और आईपीसी लगता किस पे है? सिटीजन्स पे लगता है। तो इंडिया के भूभाग पे सिटीजन्स पे लगता है, तो सिटीजन्स एक हो गए और ये सिटीजन्स जहाँ होंगे वहाँ भी लगेगा। जैसे भारतीय सिटीजन्स विदेशों में भी रहते हैं, तो भारतीय जब सिटीजन्स विदेश में रहेंगे तो वहाँ पर वो यदि कोई क्राइम कर देते हैं तो वो आईपीसी के अंतर्गत ही आएंगे। उन पर कौन सा सेक्शन लगेगा? वो आईपीसी का सेक्शन लगता है। अब भारतीय यदि कोई सिटीजन्स विदेश में रहते हैं और कोई विदेशी उनके ऊपर ऑफेंस कर देता है, दूसरा सवाल आता है। तो ये दूसरे सवाल में क्या होता है कि जब कोई विदेशी भारतीयों पर ऑफेंस करता है तो यहाँ पर दो चीज़ें लगते हैं। यदि सिटीजन्स कोई क्राइम करते हैं तो उन पे आईपीसी लगेगा, और यदि किसी सिटीज़न पर कोई ऑफेंस अन्य देशों के द्वारा के पीपुल्स के द्वारा होता है तो भी आईपीसी लगता है। तब ये आईपीसी लगेगा कैसे? यदि विदेश के कोई अन्य नागरिक है, मान लिया जाए कि कोई चाइनीज़ है और वो भारतीय वहाँ रह रहे हैं और उनके यहाँ कोई ऑफेंस हो गया भारतीयों पर, तो चाइनीज़ के ऊपर आईपीसी लगेगा कैसे? वो तो चाइना का है, वहाँ इन्फोर्स कराएंगे कैसे? तो वो एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है जिसके तरीके से आप चाइना से जा कर के कहेंगे कि भारतीयों पर अपराध किया है, ये भारतीय सिटीज़न का अपराधी है और इसको हमको आप सौंप दीजिए, इस पर आईपीसी के सेक्शंस लगा करके इसको हम पनिश करेंगे। अब चाइना से भारत का यदि रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है, तो वो आपकी बातें मान लेगा, वो अपने एक्यूज्ड को आपके हवाले सौंप देगा और आप आईपीसी के चार्ज लगा करके उसको सेंटेंस प्राप्त करा सकते हैं। यदि डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं हो पाता है, जैसे उन दोनों के बीचों में संबंध स्थापित नहीं हो पाता है या संबंध अच्छे नहीं होते हैं या ट्रीटी नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे एक आपको बताते हैं अबू सलेम अपराधी कहाँ का था? भारत का था, पुर्तगाल में जाके छुपा हुआ था। पुर्तगाल से हमारे डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत अच्छी तरीके से हुई,
और वो क्या हुआ, पुर्तगाल से यहाँ ले आया गया, तो उस पर आईपीसी के सेक्शंस लगाए गए। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब यदि कोई जहाज़ जा रहा है भारत से जापान की तरफ, तो समुद्र के बीचों बीच है। अब भारत, वो जहाज़ किस देश का है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उस जहाज़ पे फ्लैग किसका लगा हुआ है। यदि फ्लैग भारत का लगा हुआ है तो इसका मतलब वो भारत का जहाज़ जा रहा है, और यदि उस पर कोई क्राइम होता है तो वैसी स्थिति में आईपीसी लगेगा। अब उस जहाज़ पर कौन व्यवस्थित है, मतलब वहाँ उस जहाज़ पे किस देश के सिटीजन्स हैं, तो उस देश यदि भारतीय हैं तो ऑलरेडी आईपीसी लगने वाला है, ठीक है। यदि कोई दूसरे देश के भी वहाँ उस पे जहाज़ पे यदि कोई दूसरे देश के भी लोग रह रहे हैं, तो यदि भारतीय पर ऑफेंस हुआ है तो वो किसी देश का, अन्य देश का भी यदि कोई नागरिक होगा तो उस पे चार्जेस आईपीसी के लगेंगे। लेकिन फिर वही स्थिति आती है कि हम उस एक्यूज्ड को डिप्लोमेटिक तरीके से अन्य देशों से वापस अपने देश लाएंगे और उसके पर हम केसेस चलाएंगे और उसको फिर आईपीसी के तहत दंड की कार्रवाई कराई जाएगी। अब तीसरी चीज़ आती है कि यदि कोई विदेशी, ठीक है, भारत में रह रहा है और भारतीय नागरिकों पर कोई अत्याचार करता है, कोई अपराध कर देता है, ठीक है, कोई विदेशी आदमी भारतीयों पर अत्याचार करता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा। तो वैसी स्थिति में यदि कोई विदेशी कर रहा है, वो भारत के टेरिटोरियल एरिया में है, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर आईपीसी लगेगा। है तो भारत के बाहर का नागरिक, ठीक है, वो एनआरआई है, एनआरआई नहीं, मतलब विदेशी लोग घूमने आए हैं और वो किसी तरीके का अपराध कर देते हैं, तो उस पर आईपीसी के चार्जेस लगेंगे और उनको प्रावधान कराया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है एम्बेसी की। यदि भारत में किसी अन्य देश का एम्बेसी है, तो एम्बेसी क्या होता है, एक लीज पर दिया होता है। यदि मान लिया जाए कि इटली का एम्बेसी भारत में है, ठीक है, तो उसके अंदर यदि कोई अपराध होता है तो उस एम्बेसी के अंदर किसी भी भारतीयों का, भारतीय कह रहे हैं, सॉरी, उस एम्बेसी के अंदर यदि कोई अपराध में कोई अन्य देश के लोग हैं, जैसे इटली वाले अंदर आए, ठीक है, एम्बेसी में, और उसमें वो अपराध कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो एरिया जो होता है एम्बेसी का वो भारत के टेरिटोरी में नहीं आता है, ठीक है, और वहाँ पर आईपीसी की कोई संहिताएं नहीं लगती हैं। तो आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा इस पर। तो जहाँ एक सिटीजन्स होंगे भारत के, जहाँ पर भारत के सिटीजन्स होंगे उन पे लगता है, सिटीजन्स पे, और दूसरा कहाँ लगता है, यदि भारतीय सिटीजन पर यदि कोई अपराध हुआ हो, तब वैसी स्थिति में उन पर भी दूसरे देश के नागरिक यदि भारतीय पर अपराध किए हुए हों तो वैसी स्थिति में भी उन पे आईपीसी की धारा लगती है। ये तो पूरा जुरिडिक्शंस है आईपीसी का। जुरिडिक्शन आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्राइम, जिस पर आप लोगों को मैंने छोड़ा था। तो क्राइम क्या है? क्राइम, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय इंस्टीट्यूट्स और इंजुरी टू पब्लिक वेलफेयर। क्राइम का डिफिनेशन आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो क्राइम की तरह तरह से व्याख्याएं कई लोगों ने की है और वो आप पढ़ सकते हैं बुक्स में। लेकिन एक जो सटीक क्राइम का डिफिनेशन है वो ये है कि एक एक्ट, कोई ऐसा एक्ट जो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा फॉरबिडन किया गया है, मतलब मना किया गया है कि आपको ये नहीं करना है और आपने किया, ठीक है, तो वो क्राइम के अंतर्गत आता है। दूसरा, एक ऐसा कार्य, आपका कोई ऐसा कार्य जो पब्लिक वेलफेयर को इंजुरी पहुंचाता है या कोई समाज के अंदर कोई अप्रिय घटना कर देता है, ठीक है, तो उसको हम क्राइम कहते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है क्राइम, और इसके 4 एलिमेंट भी होते हैं। इन 4 एलिमेंटों के विषय में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, और क्राइम के विषय में भी फिर से एक बार डेफिनेशन आप लोगों को दूंगा अगले क्लासेस में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।